6 अक्टूबर 2016 को सुबह 10 बजे के आसपास हमेशा की तरह मोनिका की एक मेड घर में काम करने के लिए आती है। मोनिका के अपार्टमेंट की डोरबेल बजाती है, लेकिन अंदर से ना तो कोई जवाब आता है और ना ही दरवाज़ा खुलता है। इसके बाद वो मेड फिर से बेल बजाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लगातार कई बार बेल बजाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती भी है, दरवाज़ा भी पीटती है, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता तो घबरा जाती है। मुंबई में ही रह रहे मोनिका के भाई आनंद घोड़े को फ़ोन करती है और उनको कहती है कि मोनिका अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रही है। इसके बाद मोनिका का भाई आनंद कई बार मोनिका के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन उधर से मोनिका फ़ोन नहीं उठाती। और उसके बाद आनंद घोड़े अपनी बहन मोनिका की एक पड़ोसन को फ़ोन करता है, जो वहीं मोनिका के पास वाले अपार्टमेंट में रहती थी, क्योंकि उस महिला के पास भी मोनिका के फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी थी और आनंद को भी ये बात पता थी। इसीलिए आनंद के फ़ोन करने के तुरंत बाद ही वो महिला डुप्लीकेट चाबी लेकर मोनिका के फ्लैट पर जाती है। उस डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है। देखती है कि मोनिका बेड पर सीधी लेटी हुई है और मोनिका के दोनों हाथ बेड के पीछे बंधे हुए हैं। उसकी कमर के निचले भाग पर कोई कपड़े नहीं हैं। इसके बाद वो महिला तुरंत पुलिस को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में फॉरेंसिक टीम गोवा पुलिस सपना राज वैली में मोनिका के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। जब पुलिस उसकी नब्ज देखती है तो पता चलता है कि मोनिका की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और कमरे की तलाशी ली जाती है। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उस पूरे अपार्टमेंट में कहीं से भी अंदर आने के कोई सबूत नहीं मिलते। लेकिन पुलिस को कमरे में अंडे के छिलके पड़े हुए मिले और उससे पता चलता था कि यहाँ अंडे भी खाए गए हैं। और ये अंडों के छिलकों से पुलिस ये तो पता लगा ही चुकी थी कि हत्या करने वाला मोनिका की कोई जान पहचान का ही था। इसके बाद मोनिका के पर्स को चेक किया जाता है, शायद इसमें से कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन पर्स में डेबिट कार्ड के बिल्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस सोचती है कि सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाए, लेकिन पता चलता है कि उस सोसाइटी में कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं है, यानी कि हर जगह से पुलिस को नाकामी ही मिल रही थी। फिर पुलिस सपना राज वैली के लोगों से पूछताछ करती है कि किसी ने कोई संदिग्ध व्यक्ति को मोनिका के फ्लैट में आते जाते देखा हो, पर यहाँ भी पुलिस को किसी से कोई जानकारी नहीं मिलती। और इसके बाद पुलिस इस केस में चोरी के एंगल से भी जांच करती है, लेकिन मोनिका के फ्लैट से ऐसी कोई भी चीज़ गायब नहीं थी जिससे ये पता चल सके कि हत्या चोरी की वजह से की गई है। अब पुलिस को यही लग रहा था कि जब इस फ्लैट में ज़बरदस्ती कोई अंदर आया नहीं था और जो भी व्यक्ति अंदर आया होगा, मर्डर किया होगा, वो मोनिका का खास जानकार होगा। और सबसे पहले पुलिस का शक मोनिका के पति भरत राम मरुथम पर जाता है, जो कि तमिलनाडु के एक मशहूर फोटोग्राफर थे। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है और उनसे कहती है कि कुछ भी सामने उन्हें मिलता नहीं है ऐसा पूछताछ में जिस पे कि उन पर शक हो। और इधर जैसे ही मोनिका की हत्या की खबर आती है, पूरे गोवा में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मोनिका कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक जाना माना चेहरा थी और उसे बहुत ही बड़े बड़े लोग जानते थे। इसलिए जो भी इस खबर को सुनता है दंग रह जाता है। मोनिका एक जाना माना चेहरा थी, इसलिए पुलिस भी अपनी जांच में कोई भी सुस्ती नहीं दिखाती और ये एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। पूरे देश की मीडिया इस केस को कवर कर रही थी और पब्लिक ये जानना चाहती थी कि आखिर ये मिस्ट्री किलर कौन है। इतने में मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उससे पता चलता है कि मोनिका की मौत दम घुटने से हुई है। और ये भी पता चलता है कि मौत से पहले मोनिका के साथ बलात्कार किया गया था। इसके बाद पुलिस इस बात की जांच पड़ताल करती है कि कहीं किसी आपसी रंजिश की वजह से तो ये कत्ल नहीं हुआ। लेकिन मोनिका के बिहेवियर सभी के साथ बहुत अच्छा था। पुलिस इस एंगल को भी नकार देती है, यानी कि कुल मिलाकर अब तक भी पुलिस खाली हाथ थी। पुलिस हर एंगल से इस केस पर जांच कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर अचानक से तफ्तीश के दौरान एक पुलिस वाले का माथा ठनका
और उसे याद आया कि कमरे की तलाशी के दौरान उन्हें कुछ डेबिट कार्ड्स के बिल मिले थे, लेकिन तलाशी में उन्हें कोई डेबिट कार्ड पर्स में से मिला नहीं था। इसके बाद गोवा पुलिस उस डेबिट कार्ड के बिल को लेकर बैंक पहुंचती है और उस कार्ड के ट्रांजैक्शन की डिटेल निकलवाती है। तो पता चलता है कि 6 अक्टूबर को सुबह करीब 6 बजे ही इस कार्ड को पूवरम के एटीएम से इस्तेमाल किया गया है, जो कि सपना राज वैली से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद पुलिस बैंक कर्मचारियों को इस कार्ड पर नज़र रखने के लिए कहती है और फिर पूवरम के उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज देखती है। तो यहाँ से पुलिस को एक सबूत मिलता है, यानी कि उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को वो व्यक्ति दिखाई देता है जिसने एटीएम यूज़ किया था। उसकी तस्वीर एटीएम में कैमरे में कैद हो जाती है और पुलिस उस तस्वीर को एक बार फिर सपना राज वैली पहुँचती है और वहाँ रहने वाले लोगों को दिखाती है। तो लोग उसको तुरंत पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये लड़का राजकुमार है और ये पहले यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन चोरी के इल्ज़ाम में करीब 2.5 महीने पहले इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। गोवा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस केस में पहली बार पुलिस के पास एक नाम और एक चेहरा था। उसके बाद पुलिस राजकुमार की कुंडली खंगालती है तो पता चलता है कि 21 वर्षीय राजकुमार पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है और उसके ऊपर पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस को राजकुमार के बारे में सारी जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि अब उसे कैसे पकड़ा जाए। फिर गोवा पुलिस राजकुमार को पकड़ने के लिए उस डेबिट कार्ड की अगले ट्रांजैक्शन का इंतजार करती है। कुछ वक्त बीतता है, फिर एक दिन अचानक से पुलिस को पता चलता है कि अभी अभी बेंगलोर के एक एटीएम से इस कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। गोवा पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और बेंगलोर पुलिस से संपर्क करती है और इसके बाद बेंगलोर पुलिस तुरंत वहां पहुंचकर उस एटीएम की फुटेज देखती है। तो उस एटीएम की फुटेज में भी राजकुमार का चेहरा साफ दिखता है और इसके बाद बेंगलोर पुलिस राजकुमार की फ़ोटो लेकर उस एटीएम के आसपास बने सभी होटलों और लॉज में पूछताछ करना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस एक होटल के रिसेप्शन पर राजकुमार की तस्वीर दिखाती है तो वहां राजकुमार को पहचान लिया जाता है और वहां का स्टाफ कहता है कि इस शक्ल का एक आदमी हमारे यहाँ पर ठहरा हुआ है, लेकिन अभी वो किसी काम से बाहर गया है। पुलिस वहीं रिसेप्शन पर वेट करती है और यहाँ सभी पुलिस वाले शादी वर्दी में थे ताकि राजकुमार को शक न हो और वो भाग ना पाए। थोड़ी देर बाद जैसे ही राजकुमार रिसेप्शन पर पहुँचता है, पुलिस वाले उसे तुरंत पहचान लेते हैं और उसे वहीं पर पकड़ लिया जाता है। और इस तरह मोनिका घोड़े की हत्या के मात्र 2 दिन बाद ही, यानी कि 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार को बेंगलोर के एक होटल से अरेस्ट कर लिया जाता है। उससे पूछताछ शुरू होती है। वो बताता है कि उसका नाम राजकुमार है और इसके बाद बेंगलोर गोवा पुलिस से संपर्क करती है। फिर गोवा पुलिस बेंगलोर पहुंचती है और कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर राजकुमार को लाया जाता है। फिर राजकुमार से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद राजकुमार अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है और कहता है कि मैंने ही मैडम को मारा है। अब पुलिस पूछती है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। तो राजकुमार जो इस घटना की कहानी सुनाता है, उसकी नफरत और हवस की इस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मोनिका घोड़े मुंबई के एक रिटायर्ड जज रमेश घोड़े की बेटी थी और वह पहले तो एक फोटोग्राफर थी, लेकिन बाद में उसने परफ्यूम पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था और कुछ ही समय में वो एक कामयाब परफ्यूम एक्सपर्ट बन गई थी। दरअसल ये घटना है सन 2016 की और 2016 में मोनिका ने गोवा की राजधानी पणजी के पास सानगोल्डा में सपना राज वैली नाम की सोसाइटी में एक 3 बेडरूम का फ्लैट किराए पे लिया था। हालांकि मोनिका शादीशुदा थी, लेकिन कुछ आपसी झगड़ों के चलते करीब 1 साल से वो अकेले रहती थी। अकेले रहकर अपना परफ्यूम का बिजनेस चलाती थी और वो अपनी इस प्रोफेशन की वजह से सोसाइटी में भी बहुत पॉपुलर थी। बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। लेकिन इस घटना के करीब 4 महीने पहले, यानी कि जून 2016 में
39 वर्षीय मोनिका घुरे अपने परफ्यूम के बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए गोवा में शिफ्ट होने का फैसला करती है और फिर 7 जून 2016 को मोनिका पणजी के पास सानागोल्डा के पास सपना राज वैली में एक फ्लैट लेती है। जब वो फ्लैट देखने जाती है तो उधर सोसाइटी का मैनेजमेंट स्टाफ राजकुमार को पहले फ़ोन करता है कि एक महिला फ्लैट देखने आई है, तुम उसको फ्लैट दिखा देना। और जब मोनिका पहुंचती है, राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाता है और उसी फ्लैट देखने के बाद मोनिका वहां से चली जाती है। लेकिन इस फ्लैट को देखने और दिखाने के दौरान राजकुमार मोनिका पर अपना दिल हार बैठता है और उस पर फिदा हो जाता है। और फिर 4-5 दिन बीतने के बाद एक गाड़ी आती है। राजकुमार गेट खोलता है तो देखता है कि मोनिका अपने सामान के साथ वहां आई है और मोनिका राजकुमार को बताती है कि तुमने जो फ्लैट दिखाया था वो उसे पसंद आया है और उसने उसे किराए पर ले लिया है। ये सुनकर राजकुमार मन ही मन बहुत खुश होता है और कुछ लोगों की मदद से मोनिका का सामान भी उसके फ्लैट में रखवाता है। और इन बीते हुए 4-5 दिनों में राजकुमार लगातार बस मोनिका के बारे में ही सोचता रहता है। उसके बाद राजकुमार मोनिका से और ज़्यादा मिलने और देखने का तरीका ढूंढने लगता है। क्योंकि वो एक सिक्योरिटी गार्ड था तो उसे मोनिका को देखने का ज़्यादा मौका मिलता नहीं था। फिर एक दिन उसने अपने मैनेजमेंट स्टाफ से बात की और कहा कि मैं अपनी ड्यूटी के बाद सोसाइटी के कुछ लोगों की गाड़ी साफ़ करना चाहता हूँ। तो वहाँ का मैनेजमेंट भी इस बात को मान लेता है क्योंकि उन्हें भी लगता था कि इससे लोगों की भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और राजकुमार भी थोड़े पैसे ज़्यादा कमा लेगा। लेकिन किसको पता था कि राजकुमार के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। इसके बाद वो सीधा मोनिका के फ्लैट पे जाता है और मोनिका से कहता है कि वो अब गाड़ी भी साफ़ किया करेगा। तो मोनिका कहती है कि ठीक है, मेरी भी गाड़ी तुम साफ़ कर दिया करना। और गाड़ी की चाबी लेने और देने के बहाने से वो मोनिका के फ्लैट में रोज़ आता जाता था और इसी बहाने से उसकी झलक देख लेता था। लेकिन इसी गाड़ी की सफाई की वजह से एक दिन राजकुमार की नौकरी चली जाती है। दरअसल हुआ ये था कि मोनिका एक दिन गाड़ी में रखा हुआ छाता उसकी गाड़ी से गायब हो जाता है। मोनिका राजकुमार से पूछती है तो वो मना कर देता है और इसके बाद मोनिका सोसाइटी के मैनेजमेंट में शिकायत करती है और कहती है कि अगर सोसाइटी में ऐसे ही लोगों का सामान गायब होने लगा तो सोसाइटी की बहुत बदनामी होगी। और इसके बाद वहाँ का मैनेजमेंट इस बात को सीरियसली लेता है और छानबीन शुरू करता है और फिर ये देखा जाता है कि मोनिका के अलावा सिर्फ राजकुमार ही है जो उसकी गाड़ी को खोलता है। और उसके बाद राजकुमार के रूम की तलाशी ली जाती है, यानी कि गार्ड रूम की तलाशी ली जाती है और वहाँ से उसको मोनिका का छाता मिल जाता है। हालांकि उस सोसाइटी में पहले भी लोगों ने सामान चोरी होने की बात कही थी। फिर छाता मिलने के बाद सीधा शक राजकुमार पर जाता है और उसके बाद 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को चोरी के इल्ज़ाम में नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्योंकि राजकुमार मोनिका पर पहले से फिदा ही था और उसी ने उसकी नौकरी निकलवा दी थी, तो इस बात ने राजकुमार के अंदर एक अजीब सी नफरत पैदा कर दी। राजकुमार वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ दिन वहीं गोवा के पांडा इलाके में मजदूरी करता है और इसी बीच वो 2 बार मोनिका से भी मिलता है और उसे कहता है कि चोरी का कंप्लेन आप वापस ले लो। लेकिन मोनिका साफ मना कर देती है और राजकुमार कुछ दिन इधर उधर मजदूरी करने के बाद गोवा छोड़ देता है। फिर नौकरी की तलाश में वो चेन्नई चला जाता है, वहाँ से मुंबई जाता है, फिर पुणे। वो हर जगह छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट पालता है। लेकिन जब उसे कहीं भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो वो फिर से 2 अक्टूबर 2016 को वापस गोवा पहुँचता है और इस बार वो अपने मन में कुछ ठान कर आ गया था, यानी कि उसके मन में अब भी वही नफरत थी। इसके बाद राजकुमार 3 अक्टूबर 2016 को दोपहर में फिर से वापस सपना राज वैली पहुँचता है, जहाँ वो गार्ड की नौकरी करता था। यहीं पर मोनिका का फ्लैट था। राजकुमार मेन गेट से सोसाइटी के अंदर जाता है और इत्तेफाक से उसे किसी ने भी अंदर जाते हुए नहीं देखा। इसके बाद वो सीधा मोनिका के अपार्टमेंट जाता है, लेकिन वो देखता है कि मोनिका की कार वहाँ पर नहीं है और उसे समझ आ जाता है कि मोनिका अभी घर पे नहीं है। लेकिन राजकुमार वहाँ से जाने के बजाय वहीं पर रुककर मोनिका के आने का इंतज़ार करता है। लेकिन उसे पकड़े जाने का डर भी था, इसलिए वो चोरी छुपे उस अपार्टमेंट की छत पे चला जाता है।
क्योंकि वहाँ वो पहले काम कर चुका था, इसलिए वहाँ के बारे में सारी जानकारी उसको थी। और दूसरी बात ये थी कि आसानी से छत पर कोई जाता नहीं था। अब वो छत पर रुककर मोनिका का इंतजार करने लगता है और बीच बीच में वो छत से नीचे आकर देखता भी है कि मोनिका की कार है या नहीं। और इसी तरीके से 3 अक्टूबर का पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद आता है 4 अक्टूबर, लेकिन मोनिका की कार फिर भी वहाँ नहीं आती और फिर 4 अक्टूबर का दिन भी पूरा बीत जाता है। आता है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को भी सुबह के कई बार मोनिका की कार चेक करता है, लेकिन उसे कार दिखाई नहीं देती। अब उसको छत पर रुके लगभग 2 दिन बीत चुके थे और उसके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन उसका मन किया कि वो यहाँ से चला जाए, बस वो अपने मन में जो सोच कर आया था उसी सनक के चलते वो वहीं पर 2 दिन से भूखा प्यासा रुका रहता है। जब 5 अक्टूबर 2016 को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास राजकुमार एक बार फिर नीचे आकर देखता है कि मोनिका की गाड़ी पार्किंग में खड़ी है और उससे ये पता चल जाता है कि मोनिका अपने फ्लैट पे आ चुकी है। और इसके बाद वो छत वापस जाता है और अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है। इसके बाद शाम को 6:30 बजे के आसपास वो नीचे आता है और मोनिका की डोरबेल बजाता है। मोनिका अंदर से पूछती है कि कौन है, तो वो अपने आप को सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बताता है। और जैसे ही मोनिका दरवाज़ा खोलती है, मोनिका को धक्के देकर वो फ्लैट के अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। और मोनिका को जब तक कुछ समझ में आता, उससे पहले ही वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और उसके बाद राजकुमार मोनिका से कहता है कि अगर तुमने जरा सा भी शोर किया तो तुमको चाकू से मार दूंगा। लेकिन मोनिका फिर भी चिल्लाती है, तो राजकुमार जल्दी से अपने हाथ से उसका मुंह दबा देता है और उसे बाथरूम ले जाता है। मोनिका को डरा धमका कर उस पर कंट्रोल करता है और उसके बाद चाकू के जोर पर मोनिका को बेडरूम ले जाता है, उसे बेड पर लेटा देता है। फिर वो पहले उसके दोनों हाथों को पीछे बेड में बांध देता है और फिर उसके दोनों पैरों को भी बांध देता है। और इसके बाद राजकुमार उसे चाकू से डराकर पैसे मांगता है। मोनिका बहुत डरी हुई थी। वो कहती है कि पर्स में जितने पैसे हैं वो सब ले लो। उसके बाद राजकुमार पर्स खोलकर देखता है तो उसमें करीब 4-4.5 हज़ार रुपये ही निकलते हैं और ये पैसे बहुत कम थे, इसलिए वो उससे और पैसे मांगता है। तो मोनिका कहती है कि उसके पास कैश नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मेरा डेबिट कार्ड ले लो और उससे तुम एटीएम से पैसे निकाल लेना। लेकिन राजकुमार को तो कार्ड चलाना आता ही नहीं था। मोनिका उसे पैसे निकालने का तरीका भी बताती है और मोनिका को यही लगता है कि राजकुमार कार्ड लेकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन राजकुमार पैसे और कार्ड लेकर वहाँ से उठता है और एक कपड़ा मोनिका के मुंह में ठूस देता है। उसके हाथ पैर बांधता है और कपड़ा ठूसने के बाद जब उसको यकीन हो जाता है कि अब मोनिका कुछ नहीं कर सकती, तो वो बड़े आराम से उठता है, किचन में जाता है, फ्रिज से पानी निकाल कर पीता है, अंडे निकाल कर बॉईल करता है, फिर खाता है। उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि मोनिका फ्लैट पे अकेले रहती है। राजकुमार बताता है कि इसके बाद वो फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खाता है, यानी कि 2 दिन से वो जो छत पे भूखा प्यासा था वो अपनी सारी भूख और प्यास को मिटाता है। और इन सब कामों में रात के करीब 12 बज चुके थे और जब उसकी भूख प्यास मिट गई तो वो फिर से मोनिका के पास जाता है। मोनिका का फ़ोन उठाता है, लेकिन उसमें तो लॉक स्क्रीन था। फिर वो चाकू से उसका पासवर्ड पूछता है और मोनिका डर के मारे उसे पासवर्ड बता देती है। और इसके बाद राजकुमार मोनिका के मोबाइल पे ही कुछ गंदी वेबसाइट खोलता है और उसे ज़बरदस्ती कुछ गंदी वीडियो क्लिप्स भी दिखाता है। लेकिन मोनिका बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी और अब उसे ये लगने भी लग गया था कि राजकुमार आज उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद राजकुमार मोनिका के दोनों पैर खोल देता है और उसके साथ बदतमीजी, यानी कि उसके साथ वो बलात्कार करता है। और उसके इस काम करने के बावजूद रात के करीब 2 बज चुके थे, यानी कि लगभग 8 घंटे से वो मोनिका के कमरे पे था। जब उसका मन भर जाता है तब उसे होश आया और वो पहली बार घबराता है क्योंकि उसे ये पता था कि मोनिका राजकुमार को अच्छे से पहचानती है और अगर उसने ये बात पुलिस को बता दी तो वो पकड़ा जाएगा। और इसके बाद राजकुमार बेड पर पड़े एक तकिए को उठाकर मोनिका के मुंह को दबा देता है
और तब तक दबाता रहता है जब तक कि मोनिका की मौत नहीं हो जाती। फिर वो आराम से वहाँ उठता है, बाथरूम में जाता है, नहाता है, शेव करता है और इसके बाद 6 अक्टूबर 2016 की सुबह 3:30 बजे अंधेरे में वो चोरी छुपे वहाँ से निकल जाता है। सुबह 6 बजे एटीएम से पैसे निकालने के बाद वो बेंगलोर चला जाता है और जहाँ से उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जिस तरह से हवस और नफरत की आग में जलकर उसने रेप और इस हत्या को अंजाम दिया, उसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। इसके बाद गोवा पुलिस राजकुमार के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करती है और आईपीसी की धारा 302, हत्या 376 और 392 यानी कि रॉबरी की धाराएं लगाकर 6 जनवरी 2017 को राजकुमार के खिलाफ कोर्ट में 228 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की जाती है और उसके बाद राजकुमार को जेल भेज दिया जाता है। केस अभी भी लोअर कोर्ट में चल रहा है और इसका फैसला आना अभी तो बाकी है और इसकी क्या सज़ा हो सकती है ये तो हमारा कानून ही तय करेगा। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से इस व्यक्ति को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।